ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मा हफ़ीज़ है और आज मेरे साथ नवीद अहमद भाई हैं। आप बेसिकली कराची से बिलॉन्ग करते हैं और दुबई में आजकल एज़ एन आईटी मैनेजर काम कर रहे हैं। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपने मुझे जॉइन किया, टाइम दिया। थोड़ा-सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। Okay. Assalamu alaikum. Thank you very much, Usma, for inviting me for the interview. It's great pleasure to giving interview to you. So, like you told, my name is Naveed Ahmad. I belongs to Karachi, Pakistan, but I'm staying in Dubai since last almost 11 years, and I'm working previously. I work as IT project manager. I'm PMP ITIL Scrum Master certified, working in a multinational company and doing IT related projects. So my journey has been over almost 15, 16 years. I started my career as a software developer, software engineer, and I develop software and I try to learn from my colleagues, from my clients, from my management, how to develop the software, how to understand the requirement, how to spec them, how to design them, how to execute them, how to evaluate the codes in the software, and all the whole life cycle. And I learned, and then I did a couple of any big projects which made me very proud. And then I thought, why not I go for something any bigger. So I just thought to change a little my learning path, and I choose project management field. I did PMP, and then I start managing the project. But my field is specifically for IT related projects or software projects only. So that's my journey. Total is 15, 16 years, 10 years in Dubai and 8 years in Pakistan. ओके, थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन। ओके, हम जो है ना थोड़ा-सा उर्दू में बात करेंगे ताकि मेरी जो ज़्यादातर ऑडियंस है वो उर्दू में ज़्यादा बेहतर समझ सकेगी बात को। सो ओके, ठीक आपने है। बताया कि आप ने जो है वो कराची में जब आप थे तो आपने डिग्री ली और उसके बाद आप मूव हो गए। तो मेनली जो है वो आपकी फील्ड डेवलपमेंट थी। तो आपने स्टार्ट में जब आप मूव हुए दुबई में, तो आपके पास क्या रिमोट वर्किंग की ऑप्शन मौजूद नहीं थी? आपने क्यों ये ऑप्शन ली कि आप जाके ऑन साइट काम करें? देखिए, उसके कई रीजंस थे। उसका सबसे पहला रीज़न ये था कि रिमोट वर्किंग में मैं शायद इस तरह इतनी अच्छी तरीके से शायद मैं कंपनी की रिक्वायरमेंट्स को या कंपनी के कल्चर को समझ नहीं पाता। और फिर दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर था वो पेमेंट का था, सैलरी किसका था। आई डोंट थिंक कि मुझे इतना इतनी अच्छी सैलरी मिल पाती अगर मैं रिमोट जॉब करता। So that's why that urged me to go to Dubai and look for a job, office jobs, so that I can get a standard salary, and also I get getting familiar with the culture of companies, multinational companies, interact with the people in person, जो कि वहाँ पर हैं, दूसरे मुल्कों के जो भी लोग हैं उनसे मैं इंटरेक्ट कर सकूँ, उनकी अंडरस्टैंडिंग ले सकूँ, समझ सकूँ वो किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ, उनका कल्चर समझ सकूँ। एंड आई रियली enjoyed being a part of a vibrant culture. That's why that was the reason why I came through. ओके, सो टेक्निकल चीज़ों की तरफ जाने से पहले थोड़ा-सा आप ये बताइए कि एक दुबई में एक की लाइफ़स्टाइल एंड पाकिस्तान में क्या डिफ़रेंस, और आप क्या समझते हैं कि ये आपने अच्छा डिसीज़न किया था कि आप जो है वो टाइमली मूव हुए और अपने आप को कल्चरल वाइब्रेंट किया आपने, वहाँ जाके ज़्यादा सीखा अगर आप समझते हैं कि एज़ कम्पेयर टू अगर आप पाकिस्तान में होते। तो थोड़ा-सा देखने वाले जो हमारे ऑडियंस हैं उनको बताइए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस, क्या जो है लाइफ़स्टाइल है? क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग Hmm. इम्प्रेस होते हैं ना यहाँ बैठ के, तो आप उस चीज़ को ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे। ओके, देखिए दुबई जो है उसकी जो लाइफस्टाइल है, वर्किंग स्पेशली प्रोफेशनल लाइफस्टाइल है, मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है वहाँ पर, वो ये है कि हर शख्स जो है अपने काम में बिजी है। ठीक है, उनके पास टाइम नहीं है कि किसी और के काम में कोई भी किसी भी किस्म का कमेंट दे। ठीक है, यहाँ पर लोग अच्छा नहीं समझते
कि अगर मैं कुछ भी कर रहा हूँ या कोई भी कैसी भी मेरी क्लोथिंग है या कैसा भी मेरा लाइफ़स्टाइल है, कुछ भी है, दूसरे लोग एक दूसरे की मामलात में बोलते नहीं हैं। ठीक है, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये इट इट गिव्स द फील ऑफ फ्रीडम टू अदर पीपल कि भाई वो जैसे दिल चाह रहे हैं। यस, यहाँ पर एटिकेट्स हैं, यहाँ पर यानी कोड ऑफ कंडक्ट है, क्लोथिंग कोड भी हर किस्म का कोड है। उससे क्या होता है कि हमें फॉलो करना पड़ता है, लेकिन कोई भी इंडिविजुअल आपको नहीं बोलेगा कि आपने ये सही किया, ये गलत किया। ठीक है ना, आपको कोई भी पॉइंट नहीं करेगा। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर वो ऐसा कल्चर नहीं है कि जिसमें आपको बोला तो जाता है 9 to 5 जॉब करने का, लेकिन आपसे काम जो है अक्सर 24-24 घंटे भी करा जाता है। तो वो कल्चर भी नहीं है। यहाँ पर आपके स्पेसिफाइड टाइम होता है, आपके डिलीवरेबल्स होते हैं जिसको आपको डिलीवर करना होता है। अगर आप जो भी कमिटमेंट करते हो तो यू हैव टू फॉलो दैट। हाँ, यहाँ पर प्रोफेशनलिज्म पाकिस्तान से ज़्यादा है। अगर आप कोई भी चीज़ कमिट करते हो कि भाई मैं ये काम करके दूंगा कंपनी में या अपने मैनेजर्स को या मैनेजमेंट को, तो आपको करके देना है। मतलब यहाँ पर ये ऐसा कोई नहीं है चीज़ जिसमें आप बोल सको यार ये तो मेरा काम ही नहीं है, जो कि अक्सर मुझे सुनने को मिलता था पाकिस्तान में। लोग अक्सर बोलते थे ना काम करने के लिए कि भाई ये तो मेरा काम ही नहीं है। तो इस तरह का कोई कोई भी मतलब स्टेटमेंट नहीं देता। अगर उसको कोई भी काम असाइन किया जाता है तो दे प्रोफेशनली दे डिलीवर इट टू टू द एक्सटेंड विच इज़ रिक्वायर्ड बाय द क्लाइंट और बाय द मैनेजमेंट। तो ये फ़र्क है, प्रोफेशनलिज्म है, लोग हाईली एजुकेटेड है, दे शेयर देयर नॉलेज, देयर एक्सपीरियंस। और फिर यहाँ पर ऐसा होता है कि वर्कशॉप्स वगैरह भी होती हैं। ठीक है, आपस में मतलब इंटरेक्शन भी होता है, और जैसे ऑफ ऑफिस आवर्स इंटरेक्शन भी होता है। ठीक है, साथ में बैठ के मतलब डिनर लंच वगैरह भी करते हैं। तो इससे आइडियाज़ वगैरह भी एक्सचेंज करते हैं, थोड़ा मतलब पर्सनल मतलब डिस्कशंस भी होते हैं। तो उससे काफ़ी सारे आइडियाज़ जो है एक्सचेंज होते हैं और बहुत अच्छा फील होता है, जो कि शायद कराची के अंदर या पाकिस्तान के अंदर थोड़ा कम है। सही, ठीक हो गया। आपने प्रोफ़ेशनलिज़्म का बताया कि एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान प्रोफ़ेशनलिज़्म ज़्यादा है। और जब आपके ख़्याल में जब ज़्यादा प्रोफ़ेशनलिज़्म होता है तो आप के लिए वर्क लाइफ़ बैलेंस करना ज़्यादा ईज़ी हो जाता है? देखिए, पता है बीइंग अ प्रोफेशनल आपको, आप जो है ना कुछ अपने जो गोल्स को सेट करते हो अपने आइडियाज़ को अचीव करने के लिए, तो आपका फोकस वो चीज़ें होती हैं, ना कि आपका फोकस कुछ और चीज़ हो कि कोई दूसरा शख्स या कोई दूसरी मतलब इररिलेवेंट फीलिंग्स या इररिलेवेंट थिंकिंग हो। तो अगर आप अपने यानी गोल्स के बारे में सीरियस हो और आप अच्छी तरीके से उसको प्लान कर सकते हो और उसको अच्छी तरीके से टाइमली मैनेज कर सकते हो, तो डेफिनेटली आप उसको अचीव कर सकते हो। लेकिन अगर आप बोलते हो कि मेरा एक विजन है, लेकिन मेरा विजन क्या है एग्जैक्टली उसको डिफाइन नहीं कर पाते हो और उसको जो है अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो, उसके लिए टाइम नहीं दे पाते हो, लेकिन फिर भी आप मतलब परस्यू करना चाहते हो मतलब ऑन एंड ऑफ, तो वो चीज़ आप मतलब फिर उससे आप जो है ना कोई भी फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो आपके लिए डेफिनेट आपको एक एक विजन के साथ साथ एक डेफिनेट गोल रखना पड़ेगा, उसको प्लान करना पड़ेगा और उसके लिए टाइम एलोकेट करना पड़ेगा और उसको परस्यू करना पड़ेगा। अगर आप ये सारे काम नहीं करोगे तो फिर आप मतलब अपनी मतलब प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को एक तो मतलब बैलेंस नहीं कर पाओगे और दूसरा ये है कि अपने प्रोफेशनल गोल्स को अचीव भी नहीं कर पाओगे। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, विज़न की आपने बात की, तो जब आपने एजुकेशन हासिल की और आप यूनिवर्सिटी से फ्री हुए, तो आपके ज़हन में क्या था? क्या पैशन था? क्या विज़न था? क्या सोचा था आपने कि मैंने कहाँ किस लेवल पे पहुँचना है, और क्या आप समझते हैं कि आप अपने उस पैशन को लेकर चल रहे हैं? अच्छा, देखें, पाकिस्तान का जो यूथ है वो अनफॉर्चुनेटली अभी तक के उसके पास कोई डायरेक्शंस नहीं है, और अनफॉर्चुनेटली आई वाज वन ऑफ देम कि मेरे पास भी कोई डायरेक्शन नहीं थी। मुझे बचपन में जो था पायलट बनने का शौक था। मैं जब भी जहाज़ देखता था मैं मुझे लगता था कि शायद मैं बड़ा होके जहाज़ उड़ा सकता हूँ या उड़ा सकूँगा, मैं ये सोचता था। फिर उसके बाद जब मैं इंटर करने लगा साइंस से, तो फिर मैंने सोचा कि चलो भाई इंजीनियर बन जाते हैं, एनईडी के अंदर एडमिशन ले लेते हैं। तो एनईडी के अंदर मैंने एडमिशन के लिए कोशिशें कर ली।
और एनईडी में मेरा एडमिशन हो भी गया था। लेकिन मेरे एक अंकल ने बोला कि ये 2000 की बात है, 2000 की बात है, मिलेनियम ईयर की। तो मेरे अंकल ने बोला मुझसे कि बेटा आजकल कंप्यूटर का दौर है, आप कंप्यूटर कर लो। तो मैंने एनईडी से छोड़ के अपना एडमिशन ख़त्म करके फिर मैंने के यू के अंदर गया था, कराची यूनिवर्सिटी जो है के यू बी एस में गया था। तो वहाँ पर भी एक आईटीटी का इंस्टीट्यूट है, अब तो यूबीआईटी के नाम से बन गया है, लेकिन उससे पहले डीसीएस के नाम से था। तो वहाँ पर मैंने एडमिशन लिया। तो कहने का मकसद ये है कि मतलब पाकिस्तान में जो भी मतलब यूथ आ रही है उसके बाद डायरेक्शन थोड़ी सी कम है। अब हो सकता है कि अब आ गई हो लोगों को कोचिंग वगैरह करने में, काउंसलिंग करने वाले लोग आ गए हैं काफ़ी सारे, लेकिन हमारे दौर में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो लोग जो है यही था कि एक दूसरे से पूछते ही थे और वर्ड ऑफ माउथ बहुत ज़्यादा मैटर करता था। एक दूसरे से पूछ के ही सारी चीज़ों को लेके आगे बढ़ते थे। अब मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि मैंने इंजीनियरिंग छोड़ के फिर कंप्यूटर साइंस लिया। कंप्यूटर साइंस में फिर मैंने स्टडी किया। फिर उसके बाद तब से ही मैं मतलब अपने फील्ड के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ही आगे लेके चल रहा हूँ चीज़ों को। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक के बहुत बेहतर मतलब हालात रहे हैं, बहुत अच्छा है सब कुछ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आगे ही बढ़ रहा हूँ, अपने जो भी मेरे गोल्स हैं उनको लेके आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा हूँ। अब पेस थोड़ा स्लो है क्योंकि फुल टाइम जॉब करना और साथ साथ अपने एम्बिशन को भी मतलब टाइम देना थोड़ा सा मुश्किल होता है विद फैमिली। तो लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें मूव हो रही हैं। ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा कि यहाँ पे तो हमारे ज़्यादातर पीएचडीज़ करने के बाद उनको पता चलता है कि नहीं ये तो हमारी फ़ील्ड ही नहीं थी, ये तो हमने किसी के कहने पे स्टार्ट कर दिया था। और मास्टर्स डिग्रीज़ भी ले लेते हैं, पीएचडीज़ भी ले लेते हैं, लेकिन कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं मिल पाती, कोई मेंटोरशिप का एक प्रॉपर जो है वो कॉन्सेप्ट नहीं है। सो जब आपने डिग्री ली तो आप जब प्रोफेशनल लाइफ में गए तो आपको वो डिफरेंस कितना लगा कि यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाया गया था, क्योंकि आप थे भी डेवलपमेंट में, तो क्या आपके इतना स्ट्रॉन्ग नॉलेज लेकर आप निकले थे या वो बुकिश नॉलेज था और फिर आपने अपने आप को अपग्रेड किया, डिफरेंट सर्टिफिकेशंस किए एंड देन आपने जो है वो उसके हिसाब से अपने आप को सेट किया अकॉर्डिंग टू देयर स्टैंडर्ड? अच्छा देखें, जो यूनिवर्सिटी में मैंने स्टडी किया था, जो बेसिक थी, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स थे वो तो मुझे पता थे। लेकिन जो मिसमैच हुआ सबसे ज़्यादा वो ये था, जो टेक्नोलॉजी हमने सीखी थी यूनिवर्सिटी में और जो हमने टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल लाइफ में यूज़ करनी थी वो डिफरेंट थी। हमने यूनिवर्सिटी के अंदर सीखी सी, सी प्लस प्लस, लेकिन पता चला कि जो है मतलब जो जो कंपनीज जो यूज़ कर रही हैं वो सी शार्प यूज़ कर रही हैं। तो ये मतलब एक बिग डिफरेंस आ गया कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे और हम जो पढ़ कर आए थे वो काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजीज पढ़ कर आए थे। तो ये पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो भी जिस तरह से कंपनी आपस में मतलब चीज़ों को एक्सचेंज करती हैं, कम्युनिकेशन करती हैं, स्पेक्स वगैरह देती हैं, उसका स्टैंडर्ड डिफरेंट था। हमने कुछ और पढ़ा था। हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी थी, लेकिन वो मतलब हाईली बुकिश नॉलेज थी और प्रैक्टिकल से उसको समझने 10% भी मतलब मैच नहीं हो पा रहा था। तो इस चीज़ को हमने सीखा। सबसे ज़्यादा जो सीखा वो अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, लोगों से सीखा, अपने सीनियर से सीखा। उन वो जिस तरह से मतलब चीज़ें कर रहे थे बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस, उस तरह से सीखा। जो वो नॉलेज ले रहे थे, ठीक है, अपनी लैंग्वेज के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर, डेटा स्ट्रक्चर, डॉक्यूमेंटेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, वो सारी चीज़ें उन लोगों से ज़्यादातर सीखी। फिर उसके बाद डायरेक्शन मिलती चली गई और देखते चला गया मैं कि हाँ भाई, ये पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, लोग क्या किस किस स्किल्स की रिक्वायरमेंट कर रहे हैं। तो उसी की बेस पे मैं जॉब सर्च करता रहता था। इवन दो मैं जॉब पर था लेकिन फिर भी मैं जॉब सर्च करता रहता था और देखता रहता था कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। और मैं कोशिश करता था कि जो भी रिक्वायरमेंट उनके बारे में जानना शुरू करूँगा। तो यही था कि यूनिवर्सिटी के अंदर बिल्डिंग ब्लॉक बेसिक्स तो बन गई थी, लेकिन ये था कि जो बेसिकली जो जो एग्जीक्यूशन में जो चीज़ें चाहिए थी वो सीखनी पड़ी फिर यूनिवर्सिटी के बाद। जी। सही हो गया। अच्छा, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि जब हम यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे होते हैं तो ख़ास तौर पे जो लैंग्वेजेस हमने पढ़ी हुई थी सी प्लस प्लस, और वो जो एक्चुअल जब जाते हैं इंडस्ट्रीज़ में तो पता चलता है कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो क्योंकि जो पढ़ाने वाले लोग होते हैं वो इंडस्ट्री लोग
नहीं होते हैं और वो नॉर्मल टीचर्स होते हैं जो पढ़ा रहे होते हैं, जिनका अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता। तो ये डिफरेंस बड़ा आ जाता है, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स लाखों जो हैं वो खर्च कर रहे होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन वोकेशनल नॉलेज लेकर निकलते हैं। तो जो स्टूडेंट्स अब पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में और वो अब जो है वो ढूंढ रहे हैं कि हम किस तरह से एक पहला स्टेप लें, कहाँ से शुरू करें। तो ऑनलाइन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं कि जहाँ पे वो अपने आप को थोड़ा सा ग्रूम कर सकते हैं, थोड़ी सी सेल्फ लर्निंग कर सकते हैं, ताकि सेल्फ लर्निंग करने के बाद वो अपने आप को फिर तो जब वो इंडस्ट्री में जाएंगे तो अपग्रेड कर लेंगे खुद को, लेकिन सेल्फ लर्निंग के लिए कौन से प्लेटफॉर्म से वो स्टार्ट ले सकते हैं? देखें, प्लेटफॉर्म तो बहुत सारे अवेलेबल हैं जिनको वो यूज़ कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म मेरी नज़र में यूट्यूब है। यूट्यूब के ऊपर आपको हर किस्म का मटेरियल मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सीरियस हैं किसी भी कोर्स को करने के लिए, तो बहुत सारे दूसरे प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म भी हैं, जिसमें यूडेमी है, उसके अंदर लिंक्डइन लर्निंग है, ठीक है, सिंपली लर्न है, और भी बहुत सारे हैं। तो आप वहाँ पर जाके सब्सक्राइब करके कुछ थोड़े से पैसे दे के आप सीख सकते हो। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, पाकिस्तान की जो नई मतलब नस्ल है या यूथ है, उसके अंदर मैंने एक एक थोड़ी सी मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट में एक थोड़ी सी बात कहना चाहूँगा, वो ये है कि थोड़ा सा एरोगेंस देखा है मैंने। लोग जो है उनको आता इतना नहीं है, लेकिन जो है ना बच्चों को वो, लेकिन वो पोज ऐसा करते हैं कि उनको सब चीज़ें पता हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी एक ग्रुप चलाता हूँ, तो उसमें मैं अक्सर स्टूडेंट से सुनता हूँ कि कोई कहता है कि मैं एआई कर रहा हूँ, कोई कहता है कि मैं मशीन लर्निंग कर रहा हूँ। लेकिन पता चलता है कि वो तो बिल्कुल ही अभी बेसिक लेवल पर है, उनको कुछ भी नहीं पता चीज़ों का। वो डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते कि उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं एआई या मशीन लर्निंग के हैं क्या। वो डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर पाते, लेकिन वो पोज ऐसा करते हैं कि हमें तो ये चीज़ें आती हैं। मे बी दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दे आर फॉलोइंग द क्राउड, कि हर शख्स कर रहा है तो वो भी कर रहे हैं, तो वो भी सोचते हैं इस तरह से करना है। तो अगेन मैंने जो बोला है कि आप अपना एक प्लान बनाएं। आप देखें सबसे पहले कि रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है अभी। आप लिंक्डइन पर जाएं, वहाँ पर जॉब सर्च करें, जो भी डिसिप्लिन जिसको आपको सीखना अच्छा लगता है आप वहाँ पर जाएं। फॉर एग्जांपल अगर आप जो है डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो देखें ज़रा डेटा साइंटिस्ट में क्या रिक्वायरमेंट है, उधर जाके आप देखें। फिर उसके बाद आप एक पूरा एक जो है एक पूरा लर्निंग पाथ बनाएं। देखें, कोई भी एक कोर्स करके आप कोई भी एक बड़ा डिसिप्लिन नहीं सीख सकते। आपको कम से कम 3 से 5 साल लगाने पड़ेंगे। डेटा साइंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, डेवऑप्स हो गया, इस ये चीज़ें जो है एक दिन में नहीं सीखी जाती, क्योंकि दे रिक्वायर वेरी हार्ड प्रैक्टिस। तो क्या होता है, आप एक एक जो है लर्निंग पाथ बनाए कि भाई क्या क्या चीज़ें सीखनी है पहले मुझे। फिर उसके अगेंस्ट आप देखें जो लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो क्या क्या ऑफर कर रहे हैं आपको, और ऐसा लर्निंग पर प्लेटफॉर्म चूज़ करें जो कि आपको असाइनमेंट्स ज़्यादा देता है, और उस असाइनमेंट को करें आप विद हेल्प ऑफ योर टीचर, जो भी आपका पढ़ा रहा है ऑनलाइन टीचर वो पढ़ाए। ठीक है, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करें ताकि आप कम्युनिकेट अच्छी तरीके से कर सकें अपने टीचर्स से, अपने कोलिग्स से, या जो भी आपके जो है ना को लर्नर्स हैं उनके साथ। और दूसरा ये है कि आप अपनी टाइम मैनेजमेंट अच्छी करें। ठीक है, कि आप टाइम जो है जो आपको देना है लर्निंग के लिए वो ज़रूर दें। अगर कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर लेंगे, लेकिन क्या है, अगर आप वो कॉन्स्टेंटली आप उसको टाइम नहीं देंगे ना, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और तीसरी चीज़ है कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, कंसिस्टेंसी एक ऐसी क्वालिटी है जो कि हम सब इग्नोर कर देते हैं। लेकिन मैं आपको फ़र्क बताता हूँ कि मेरे जहन में बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, ठीक है, और मुझे पता है किस तरह से एग्जीक्यूट करना है। मुझे पता है कि इस आइडिया को मैं $1000 किस तरह से बना सकता हूँ। लेकिन क्या है, मैं एक दिन करता हूँ, 2 दिन करता हूँ, 3 दिन करता हूँ, इसके बाद छोड़ देता हूँ, जो कि गलत अप्रोच है। जो भी मुझे एफर्ट करनी है, अगर मैं कोई एफर्ट करता हूँ जो कि रिजल्ट ओरिएंटेड होगी, और मैं रोज़ करूँगा ना, तो डेफिनेटली मैं उस आइडिया को $1000 में कन्वर्ट बड़ी आराम से कर लूँगा, एंड इट्स नॉट अ बिग डील। आजकल के दौर में वो चीज़ नहीं है। तो मैं आप लोगों से यही मतलब कहूँगा कि आप अपनी तबीयत में कंसिस्टेंसी लेकर आएँ। किसी भी चीज़ को छोटा या बड़ा मत समझें। भले चाहे आप वर्डप्रेस सीख रहे हो या एसईओ सीख रहे हो, लेकिन क्या है कि अगर आपने एक एक सोचा है कि मुझे एक टारगेट अचीव करना है, तो पहले उस टारगेट को अचीव करो, फिर कोई दूसरा दूसरा काम सीखो या दूसरा काम करो। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करोगे, तो फिर क्या होगा कि आप थोड़ा बहुत इसमें काम करोगे, थोड़ा बहुत किसी और चीज़ में काम करोगे, आप क्या होगा, यू विल बिकम जैक ऑफ ऑल बट यू विल नॉट बी मास्टर ऑफ नन। ठीक है ना।
तो मैं आपसे ये कहूँगा कि कोई भी प्लेटफ़ॉर्म चूज़ करें, लेकिन क्या है, आप उस चीज़ को एंड तक के सीखें, टाइम मैनेजमेंट करें, कंसिस्टेंसी हो और क्वेश्चन करना सीखें। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही, क्वेश्चन ज़रूर करें। भले ही चाहे वो स्टूपिड क्वेश्चन हो, वो सिंपल क्वेश्चन हो, डोंट डोंट बी अशेम्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, ठीक है? तो ये थोड़ी-सी टिप्स हैं और बाकी ऐसा है कि प्लेटफ़ॉर्म यूट्यूब से अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मुझे नहीं लगता कि कोई और है, फ्री का प्लेटफ़ॉर्म। 1 मिनट। जी। जी, सही हो गया। आपने बहुत अच्छा बताया कि सबसे मेन जो हमारी यूनिवर्सिटी है फ्री की, वो तो यूट्यूब है, वहाँ से सीखा जा सकता है। और फिर ये बड़ी अच्छी आपने बात बताई कि आप किसी एक चीज़ को सेलेक्ट करें और उसको पूरा कर लें, क्योंकि हुँ। इंटरनेट पे तो इतना ज़्यादा इन्फ्लक्स आ रहा होता है, हर कोई कह रहा होता है कि ये सीख लो, ये सीख लो, क्योंकि ज़ाहिर बात है उन्होंने अपनी मार्केटिंग करनी है, अपने आप को शो करना है। तो आप उनमें से जो आपको जिस फील्ड में जाना है उसको सेलेक्ट करें और फिर उसके ऊपर कंसिस्टेंसी से और डिसिप्लिन के हाँ, साथ देखिए उसको पता है लर्न इसमें करें। एक और बात मैं बोलना चाहूँगा, आप ऐसे चैनल को आप सब्सक्राइब करें जिसके अंदर जो लर्नर्स हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। उसमें कमेंट्स चेक करें लोगों के, उनकी रेटिंग चेक करें, तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है जिससे मैं बहुत कुछ सीख सकता हूँ। ठीक है ना? तो ऐसे प्लेटफ़ॉर्म को सब्सक्राइब करें, हर किसी की बात नहीं सुनें और जो स्पेशली जो लोग बोलते हैं कि जो है ना अर्न डॉलर इन 1 डे और 1 मंथ, प्लीज़ उसको बिल्कुल भी ना देखें। क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ़ वो अपनी अर्निंग बढ़ाने के लिए, अपने व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए वो इस तरह के कैची किस्म के टाइटल्स डाल रहे हैं। आप ऐसे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, जो कि वाक़ई कुछ आपको सिखा रहे हैं। ठीक है ना? उसके लिए इंडिया के, पाकिस्तान के बेहतरीन चैनल अवेलेबल हैं। आप सिर्फ़ एक थोड़ा-सा आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे, आपको बहुत सारे चैनल्स मिल जाएँगे, इंडिया, पाकिस्तान दोनों पे। सही हो गया बिल्कुल। और बिल्कुल शॉर्टकट, देयर इज़ नो शॉर्टकट इन लाइफ। आपको एक हुँ। जर्नी है जो कि काफ़ी मैं तो हमेशा कहती हूँ कि कम से कम एटलीस्ट जो है वो 2 इयर्स तो लाज़मी दे दें। ज़्यादातर देखने में ये आता है कि स्टूडेंट्स 2 मंथ्स का कोर्स किया या 3 का किया और उसके बाद वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि भई अब हमारी अर्निंग्स क्यों नहीं हो रही हैं और हम इतना अच्छा अर्न क्यों नहीं कर पा रहे हैं, डॉलर्स में क्यों नहीं अर्न कर पा रहे हैं। तो अभी तक इतनी ज़्यादा अपने आप पे मेहनत नहीं की हुई होती है। तो ये आपने अच्छा बताया कि काफ़ी आपको जो है वो ईयर्स की जर्नी को तय करना है ताकि आप अपने आप को अच्छा वेल ग्रूम्ड कर सकें। ठीक हो गया। अच्छा आप अच्छा जैसे देखें, कि सॉरी, एक और, जी, जी। सॉरी आपकी बात कट कर रहा हूँ। एक और बात मेरे ज़हन में आई, वो ये है, देखें अगर कोई स्टूडेंट 2 महीने का कोर्स करके ये सोचता है कि यार उसकी अर्निंग क्यों नहीं हो रही, तो आई सजेस्ट कि पहले वो अपने आप को एवोल्यूएट करे। वो पहले क्या करे, वो किसी इंडस्ट्री में जाए और फ्री में अपनी सर्विसेज़ दे। वो उसको अभी पैसा कमाने का ना सोचे, बल्कि फ्री में सर्विस दे और फिर देखे कि क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और उसकी सर्विस में क्या डिफरेंस है। तो उसको पूरा करने की कोशिश करे ताकि क्लाइंट उसकी सर्विसेज से खुश हो और उसको पे भी करे। ठीक है ना? तो पहले अगर वो कोई भी डिप्लोमा करता है तो पहले उसको चाहिए कि इंटर्नशिप करे, ना कि वो जॉब के लिए जाए। जी। ठीक हो गया, बिल्कुल फ्री में काम करें, इंटर्नशिप करें और उसके बाद जो है वो प्रॉपर जो है वो कहीं पे अप्लाई करें, ठीक हो गया। अच्छा, आप ग्रुप एक रन कर रहे हैं जहाँ पे आप पढ़ाना भी आपने स्टार्ट किया और तो आप कैसे टाइम निकालते हैं कि आपका ये एज़ एन आईटी मैनेजर इतना ज़्यादा आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो उसके साथ पढ़ाने का ख़्याल आपको कैसे आया? और मतलब आप क्या-क्या पढ़ा रहे हैं इस ग्रुप में? अच्छा देखिए, बात ये है कि मैं सोचता हूँ कि अब ऐसा टाइम है कि मुझे अपनी कुछ नॉलेज को मतलब अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो वही मतलब प्रिंसिपल को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी यूथ के लिए, स्पेशली पाकिस्तानी यूथ के लिए कुछ कर सकूँ, छोटा-मोटा जो भी मेरे मतलब है बस में। तो इसीलिए मैंने वो ग्रुप बनाया है और ग्रुप में ज़्यादातर मैं जो टारगेट कर रहा हूँ वो डिजिटल स्किल्स ही हैं, वो टेक्निकल स्किल्स भी हैं। तो अभी तक के हम लोग आइडेंटिफ़ाई कर रहे हैं कि वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जो कि वाक़ई लर्न करना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक शिकायत करूँगा सारे स्टूडेंट्स की, वो ये है, ठीक है? शिकायत मतलब ये कंस्ट्रक्टिव है, ये मतलब डिस्ट्रक्टिव नहीं, कंस्ट्रक्टिव है कि लोग जो है वो प्रॉमिस तो बहुत करते हैं कि हम आएँगे, हम पढ़ेंगे और जो है ना हम सीखेंगे, लेकिन वो जब आता है सीखने का टाइम, जब मैं बड़ी मुश्किलों से आधा 1 घंटा निकालता हूँ अपने स्केड्यूल में से, तो कोई भी पढ़ने नहीं आता, बहुत ही कम लोग आते हैं। ठीक है ना? तो वो कहते हैं ना कि लोग फ्री की चीज़ को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, तो वही चीज़ है यहाँ पर कि लोग फ्री की चीज़ को समझते हैं शायद ये अच्छी नहीं है, ये सब एवें ही है, बेकार है।
तो अब मैंने ये सोचा है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी उन्हीं स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँगा जो कि मेरे साथ मतलब कमिटेड हैं, जो कि वाक़ई मतलब पढ़ना चाहते हैं। तो हम लोग उसी लिए मैं फ़िल्टर कर रहा हूँ उन स्टूडेंट्स को, और बाकी सारे लोगों को मैंने कहा है कि आप सिर्फ़ फ़ॉलो करें हमें हमें हम लोग डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन्स करते हैं, तो सब लोग उसको फ़ॉलो करते हैं। फिर जिसके अंदर भी मोटिवेशन होती है स्टूडेंट के अंदर, वो भी क्वेश्चन्स करने लगता है, और हम इस तरह से उसको अपनी टीम में लेकर आ जाते हैं। बट इट इज़ स्टिल इन द इनिशियल फेज़। अभी हम जस्ट प्लान ही कर रहे हैं। तो हमारा टारगेट जो है वो ज़्यादातर ऐसी स्किल्स हैं जो कि नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स भी सीख सकें, जैसे कि एसईओ है, वर्डप्रेस है, कैनवा है, फाइवर है। तो हम ये एक पूरी जर्नी लेके चल रहे हैं जिसके अंदर स्टूडेंट्स सीखेंगे वर्डप्रेस, एसईओ सीखेंगे, फिर उसके कैनवा पे डिज़ाइनिंग करेंगे, फिर फाइवर पे गिग्स वगैरह बना के उसको सेल करने की कोशिश करेंगे, और साथ साथ जो भी इन बिटवीन जो भी चीज़ें होती हैं हम उसको हर चीज़ को एड्रेस करेंगे कि प्रपोजल राइटिंग कैसे करनी है, कस्टमर को किस तरह से डील करना है, ठीक है, और जो भी इन सॉफ्टवेयर के जो भी प्रो फीचर्स हैं वो भी हम सारे देखेंगे ताकि हम उनसे मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें। जी। जी, बिल्कुल सही हो गया आपने। आप जो ग्रुप रन कर रहे हैं उसमें आप अभी इनिशियल स्टेज पे हैं और अभी आप देख रहे हैं कि कौन सीरियस है और उसको पढ़ाएँ। तो आप मेनली जो है वो डेवलपमेंट पे फ़ोकस करें, या ज़्यादातर जो मैंने देखा है स्टूडेंट्स को एकदम से अगर हम कह दें कि भई स्क्रम सीखो और फलां लैंग्वेज सीखो, तो वो एकदम से मोबाइल ऐप डेवलपमेंट सीखो, तो वो डर जाते हैं कि इतनी मुश्किल अल्फ़ाज़ हैं और ये पता नहीं हम कैसे इनके ऊपर वो करेंगे। तो जैसे आपने बताया कि छोटी-छोटी सॉफ्ट भी एंड हार्ड स्किल्स भी हैं कि जिसको आप सीख के तो अर्निंग कर सकते हैं। मैं आपकी एक वीडियो देख रही थी जिसमें आप रिज़्यूमे बनाना सिखा रहे थे। तो आपके ख़्याल में क्या वो इस तरह की छोटी-छोटी स्किल्स को सीख कर भी अर्निंग की जा सकती है? देखें अगेन, आप आपके पास जो है ना एक एक गोल होना चाहिए। अगेन, जैसे मैं एक छोटा सा गोल बताता हूँ आपको कि आई जस्ट वांट टू अर्न एज अ एटीएस रिज्यूमे राइटर, कि मैं बोलता हूँ यार मैं रिज्यूमे राइटर बनना चाहता हूँ, या इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक कर लेते हैं कि आई वांट टू इम्प्रूव अदर पीपल्स लिंक्डइन प्रोफाइल। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए कि लिंक्डइन प्रोफाइल क्या होती क्या है। ठीक है ना, उसकी बेसिक प्रोफाइल और प्रीमियम प्रोफाइल में फ़र्क क्या होता है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि एक हायरिंग मैनेजर नोटिस करते हैं, वो कौन कौन से कैची एरियाज होते हैं जिसके ऊपर वो देखते हैं। तो ये सारी रिसर्च मेरे पास होनी चाहिए। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हम लोग मतलब ये अगर प्लान कर लेंगे तो फिर हम ये चीज़ें सीखना शुरू करेंगे। हम देखेंगे कि भाई ये सारी चीज़ें, फिर हम ये देखेंगे कि वो कौन कौन से टूल्स हैं जो कि इस प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन में और इसकी एसईओ करने में मदद करते हैं। वो चीज़ें हम सीखेंगे कि भाई कोई फॉर एग्जांपल आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर कोई लिखे तो टॉप पे मेरी प्रोफाइल आनी चाहिए, ताकि ज़्यादातर जो है क्या नाम है इसका, हायरिंग मैनेजर मुझे ही हायर करें, मुझे ही अप्रोच करें। तो ये सारी स्किल्स हम सॉफ्ट स्किल ये सारी स्किल्स हम सीखेंगे, और फिर उसके बाद अपनी सर्विस फाइवर पे, कैनवा पे, दूसरे पे फ्रीलांसर पे, ये सारी, और इवन लिंक्डइन पर हम ये सारी चीज़ें मतलब सेल करना शुरू करेंगे। तो यही है तरीका कि हम एक गोल बनाएंगे और गोल को मतलब परसू करने की कोशिश करेंगे, ना कि हम कोई मतलब ऑन एंड ऑफ या एड हॉक बेसिस पे कोई स्किल सीखें। मतलब हमारा एक गोल होगा जिसमें हम अल्टीमेटली कुछ अर्न करें। जी। बिल्कुल सही हो गया। दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्च्युनिटी फॉर स्टूडेंट कि वो आपसे एक ख़ास तौर पे एक प्रोफ़ेशनल बंदे से सीखें काम, क्योंकि वही है कि गैप वरना बहुत ज़्यादा आ जाता है। जो खुद इंडस्ट्री में है वो ज़्यादा अच्छा गाइड कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे एआई जो है वो उसके आने के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज होना शुरू हो गई हैं, बहुत बिज़नेसेस जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। सो एआई के बाद आपको लगता है कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो ज़्यादा सर्वाइव कर सकेंगे, या उसके लिए ये जो लोग हैं वो हम तैयार तो कर रहे हैं, तो कहीं एआई उनको रिप्लेस तो नहीं कर देगा? अच्छा, देखें ये एक मिथ है। ये एक मिथ है कि लोग बोलते हैं कि यार एआई जो है ना लोगों को रिप्लेस कर देगा। देखिए, लोगों को एआई कभी भी रिप्लेस करने के लिए बना ही नहीं है। वो लोगों को या लोगों के कामों को फैसिलिटेट करने के लिए बना है। ठीक है ना, उनके काम को आसान करने के लिए बना है। आप इसको आसान लफ्ज़ों में ये समझें कि एआई बेसिकली आपके काम को ज़्यादातर ऑटोमेट करेगा। तो जो आप लेबर वर्क कर रहे थे एज अ प्रोग्रामर, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल आप फॉर्म के कोडिंग कर रहे थे, बिजनेस जो लॉजिक पर रहे थे, या डेटाबेस स्कीमा डिज़ाइन कर रहे थे जिसके अंदर आपको घंटों लग जाते थे, अब वो काम जो है वो मिनटों में कर देगा।
तो ये क्या हुआ, इट्स योर फ्रेंड, ठीक है, ये आपका दोस्त है। हाँ, कौन रिप्लेस कर सकता है प्रोग्रामर्स को? वो प्रोग्रामर रिप्लेस कर सकता है दूसरे प्रोग्रामर को जिसको एआई बहुत अच्छी आती है, जिसको पता है कि मैं एक ऐसा परफेक्ट प्रॉम्प्ट लिखूं कि जिसके बाद मैं जो भी मेरा काम है, मेरा जो रिजल्ट है वो मुझे एग्जैक्टली मिल जाए। ठीक है, एक ऐसा प्रोग्रामर दूसरे प्रोग्रामर को रिप्लेस कर सकता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मैं भी बहुत ज़्यादा एआई के अंदर हूँ, ठीक है ना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखना अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कोई सी भी प्रोग्रामिंग हो, वो मोबाइल डेवलपमेंट हो या कुछ भी हो, आप आराम से उसको सीख सकते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को रिप्लेस एआई नहीं कर रही, क्योंकि अल्टीमेटली जो कोड जनरेट करती है एआई वो उन्हीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जनरेट होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एआई एज अ प्रोग्रामर यूज़ करना चाहते हो तो आपको उन लैंग्वेज के अंदर आपको एक्सपर्ट होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पीएचपी की मिसाल देता हूँ, पीएचपी लारावेल की, कि अगर आप पीएचपी लारावेल यूज़ करना आपको आता है तभी आप एआई की मदद से एक बेहतरीन किस्म का सॉफ्टवेयर बना सकते हो। अगर आपको नहीं आता तो आप नहीं कर सकते। तो आपको स्टिल आपको सीखना पड़ेगी वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके अंदर आप कोई भी सॉफ्टवेयर एआई की मदद से बनाना चाहते हो। ठीक है ना? तो एआई इज योर फ्रेंड, एआई इज नॉट इज योर एनिमी, एंड इट्स नॉट गोइंग टू रिप्लेस यू। ठीक है, एज अ प्रोग्रामर। ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। अच्छा, जैसे कि हम अब हमारे पास चैट जीपीटी है तो हम उससे बड़े आसानी से चीज़ों को सीख सकते हैं। अगर बेसिक नॉलेज हमारे पास है तो देन वी कैन गो टू मेक द डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ठीक हो गया। हम्म। अच्छा, आप किस टाइप के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मैनेज करते हैं जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं? अच्छा, देखिए मैं तो इंटरप्राइज लेवल या गवर्नमेंट लेवल के प्रोजेक्ट्स को मतलब हैंडल करता हूँ। तो उन प्रोजेक्ट्स के अंदर और जो आम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें बहुत फ़र्क होता है। सबसे पहला तो है वो जो फ़र्क होता है वो ये होता है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स होती है ना प्रोजेक्ट की, वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, बहुत ही स्कैटर्ड होती है। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनको हमें परस्यू करना पड़ता है, उनसे पूछना पड़ता है। तो हमारे लिए रिक्वायरमेंट गैदरिंग जो होती है वो एक चैलेंज होता है, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट स्पेशली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लोग जो है वो विलिंग नहीं होते इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो ये दिस इज़ वन ऑफ द चैलेंज वी फेस, जो कि नॉर्मली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में नहीं होता। आपके पास एक स्पेक्स आती है, एटलीस्ट रिक्वायरमेंट आती है, नॉन फंक्शन या ह्यूमन फ्रेंडली रिक्वायरमेंट आती है जिसकी बेस पे आप स्पेकिंग करके और डेवलप कर देते हो सॉफ्टवेयर। हमारे केस में ऐसा नहीं होता। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो टेक्नोलॉजी और जो मतलब जो यूज़ करने की बात की जाती है वो टॉप नॉच होती है। ठीक है, जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती है उसकी जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है उसकी सबसे बड़ी जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो सिक्योरिटी और प्राइवेसी की होती है, कि सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा सिक्योर होना चाहिए। तो उसके लिए वो सिक्योरिटी वो एड हॉक बेसिस पे नहीं मांगते, बल्कि वो बोलते हैं कि आपके जो सॉफ्टवेयर है वो सर्टिफाइड सॉफ्टवेयर होना चाहिए, या एटलीस्ट जो कंपनी डेवलप कर रही है वो सर्टिफाइड होने चाहिए। फॉर एग्जांपल ISO 27001 द सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, कि वो प्रोजेक्ट आप उसी वक्त कर सकते हो जब तक कि आपकी कंपनी ISO सर्टिफाइड ना हो। फिर आपको दूसरे जो लोकल सिक्योरिटी या प्राइवेसी या कंप्लाइंस के जो है फ्रेमवर्क उनको आपको मतलब मीट करना पड़ेगा। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हर दूसरी कंपनी उठ के आए और वो डेवलप करना शुरू कर दे इंटरप्राइज लेवल के प्रोजेक्ट। नो, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर दैट। फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाती है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूँ, जो भी गवर्नमेंट लेवल या डिस्ट्रिक्ट जो है इंटरप्राइज लेवल के जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं ना, अब उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम चल रहे हैं, माइक्रो सर्विस, ठीक है, क्यूबरनेटीज, ये चीज़ें आ गई हैं अब। ठीक है, तो उसके अंदर एक एक नई जॉब मतलब अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है जो कि लोग अब कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, स्पेशली यूरोप के अंदर, जो कि डेवऑप्स कहलाता है। तो डेवऑप्स की तरफ बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो ये दिस इज़ वन ऑफ द कोर रिक्वायरमेंट फॉर इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद जो होता है डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा होती है हमारी। डॉक्यूमेंटेशन बहुत बहुत ज़्यादा मांगते हैं। हमारे प्रोजेक्ट के फेजेस होते हैं, ठीक है, हर फेज़ के ऊपर हमारा एक डिलीवरेबल होता है जिसको हमें डिलीवर करना होता है। और फिर उसके बाद क्लाइंट सर्टिफिकेशन और फिर उनकी एक्नॉलेजमेंट और उनसे साइन ऑफ लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो मतलब एक ये पूरा प्रोसेस होता है जो कि हमें फॉलो करना पड़ता है, और उसी की बेस पे हम जो है ना प्रोजेक्ट साथ साथ डेवलपमेंट भी करते हैं, और उन उसके जो भी बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट प्लान हम डिलीवरी भी देते हैं। और नॉर्मली जो इंटरप्राइज प्रोजेक्ट्स होते हैं वो उनकी कम अज़ कम डिलीवरी डेट जो होती है 6 मंथ होती है।
और 6 मंथ तो ये मैंने बहुत छोटा बताया आपको, बट नॉर्मली ये चाहते हैं 2 साल 3 साल तक के जाते हैं। तो ये थोड़ा सा फ़र्क होता है एक इंटरप्राइज लेवल प्रोजेक्ट में और एक नॉर्मल प्रोजेक्ट के अंदर। जी, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें आपके ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट्स भी आते हैं, ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म्स पे भी आप काम करते हैं? देखें, कोई सा भी जो भी सर्विस होती है ना, तो सर्विस में जहाँ पर भी सेल परचेज की बात आती है वो ई कॉमर्स ही कहलाता है। नॉर्मली क्या होता है, कोई भी सर्विसेज आप किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू देते हो तो आप देते हो थ्रू बिलिंग। तो बिलिंग जो होता है वो सर्विस की बेस्ड ऑन द इवेंट्स यू चार्ज विद योर कस्टमर। तो जहाँ जहाँ बिलिंग आती है फिर वहाँ पर पेमेंट भी आती है, और जहाँ पेमेंट आती है वो ई कॉमर्स है। यहाँ पर क्या होता है कि आप अपनी सर्विसेज दे रहे होते हो, प्रोडक्ट नहीं दे रहे होते हो, और ई कॉमर्स के अंदर आप प्रोडक्ट दे रहे होते हो, ठीक है ना। तो इन टर्म ऑफ सर्विसेज आप, यस, ई कॉमर्स इन्वॉल्व होता है, जिसमें पेमेंट गेटवे हमारा इन्वॉल्व होता है, फिर उसका जो है ना एक काइंड ऑफ ऑर्डर मैनेजमेंट भी होता है, फिर उसका पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यस, ई कॉमर्स इन्वॉल्व होता है उसके अंदर। और अगर कि जैसे कोई टिपिकल ई कॉमर्स कोई प्रोजेक्ट हो जाए तो फिर ई कॉमर्स की पूरी लाइफ साइकिल भी इन्वॉल्व होती है, जिसके अंदर हमारे प्रोडक्ट जो है कैटलॉग भी होती है, फिर उसके अंदर प्रोडक्ट परचेसिंग भी होती है, ठीक है, ऑर्डर मैनेजमेंट भी होती है, पेमेंट भी होती है, ठीक है ना, शिपमेंट भी होती है, डिलीवरी भी होती है, रिटर्न्स भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं फिर, पर डिपेंड करता है कि किस टाइप का मतलब प्रोजेक्ट है। अगर प्रोडक्ट बेस्ड है, फिजिकल प्रोडक्ट है, तो देन यस ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। सर्विस बेस्ड होता है, जैसे किसी को कुछ सिखाना है, किसी को कोई कोई मतलब डिजिटल डॉक्यूमेंट देना है, तो उसके अंदर ये डिलीवरी वगैरह नहीं होता है। जी। जी, ठीक हो गया, बिल्कुल। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे रिलेटेड टू रिमोट वर्किंग कि हम्म। जो भी आपने जितने भी आप बता रहे हैं काम, इसमें क्या, क्योंकि हर किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अच्छी एक्सपर्टीज़ ले रहे हैं या जैसे आपसे ट्रेन हो रहे हैं या मुख्तलिफ मेंटोर से। सो वो उनके लिए पॉसिबल नहीं भी होता मूव होना पाकिस्तान से डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो क्या वो रिमोट वर्किंग की क्या आप समझते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, खासतौर पे जैसे ख़वातीन भी हैं, जैसे आपने डॉक्यूमेंटेशन की बात की, छोटी स्किल्स हैं, इस टाइप के काम जितने भी क्या रिमोट वर्किंग के थ्रू हमारे स्टूडेंट्स यहाँ से कर सकते हैं? जी, जी, बिल्कुल कर सकते हैं। रिमोट वर्किंग तो मतलब बहुत अच्छा ऑप्शन है किसी भी कैंडिडेट के लिए, बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं पाकिस्तानियों को मैं बोलूँगा कि यहाँ पर अगेन वही जो उनकी जो टिपिकल एक तरह से मतलब ईगो टाइप की चीज़ या उनकी अपनी इनर मतलब इंटरेस्ट आ जाता है ना, उसकी वजह से रिमोट वर्किंग यहाँ पर पाकिस्तान में थोड़ा मुश्किल है। देखिए, मैं बताता हूँ, मैं तकरीबन 10 साल से रिमोट वर्किंग करवा रहा हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि पाकिस्तान से करूँ, लेकिन मुझे हमेशा डिसअपॉइंटेड मिलती है। मैं आपके प्लेटफॉर्म से यही बात कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो कैंडिडेट्स होते हैं ना, वो दो दो तरह के कैंडिडेट्स होते हैं। एक तो ये है कि वो कैंडिडेट पैसे पहले चाहते हैं और बाद में काम करना चाहते हैं, ये अप्रोच ही गलत है। इस तरह से आपसे कोई भी काम नहीं करवाएगा। वो हमेशा ये सोचते हैं कि जो काम करवाने वाला है वो काम करवा के भाग जाएगा। उनके बकौल उनके ये सोच होती है, ठीक है ना? और यही चीज़ जो है बायर भी यही सोच रहा होता है। तो अक्सर जो जो होते हैं सर्विस प्रोवाइडर, उनका बस यही फोकस होता है कि भाई पैसे दे दो, काम की क्वालिटी कुछ भी हो लेकिन पहले पैसे दो। एक, अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो वो क्लेम करते हैं कि हम 100% काम करेंगे, तो वो 50% काम करके भाग जाते हैं बीच में। और ये मेरे साथ बहुत बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ है, सॉरी टू से। और पाकिस्तानियों के साथ ये ऐसा हुआ है। तो पाकिस्तान में इन्हीं मतलब डिसऑनेस्टी, मिसकमिटमेंट, ये सारी चीज़ों की वजह से रिमोट वर्क बहुत मुश्किल है। और फिर पाकिस्तान में थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर का, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी का, इंटरनेट का इशू रहता है अक्सर, ठीक है, पूरे पूरे दिन के लिए बंद भी कर देते हैं ये लोग गवर्नमेंट वाले। तो लोग प्रेफर नहीं करते पाकिस्तान, ठीक है ना। जब उनके पास इतना अच्छा ऑप्शन इंडिया की सूरत में, बांग्लादेश की सूरत में, वियतनाम की सूरत में, फिलीपींस की सूरत में मौजूद है, तो वो पाकिस्तान की तरफ क्यों जाएंगे? वो मतलब वो क्या ऐसी ख़ास क्वालिटी है जो कि वो पाकिस्तानियों को मतलब दें वो अपना प्रोजेक्ट, ठीक है ना। और फिर तीसरी चीज़ है कि पेमेंट ट्रांसफ़र का भी बड़ा मसला होता है। पाकिस्तान के अंदर पेपाल नहीं है, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर दूसरे कोई डायरेक्ट पेमेंट सिस्टम नहीं है ऐसा।
जिसको वो यूज़ करते हुए डायरेक्टली पेमेंट कर सकें। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है पाकिस्तान के अंदर, बहुत मुश्किल हो जाता है पेमेंट रिसीव करना समटाइम पाकिस्तान के अंदर पेमेंट्स वगैरह के थ्रू, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो इतने सारे मसले मसाइल हैं, तो पहले हमारी गवर्नमेंट को, फिर हमारे जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको ये सोचना चाहिए कि कहाँ पर वो गलती पर है। इन चीज़ों को अगर वो रिमूव कर देंगे तो डेफिनेटली रिमोट वर्क तो हर जगह पर होता है, रिमोट वर्क हम लोग भी करते हैं, पूरी दुनिया के लोगों के साथ काम करते हैं दुबई में बैठ के, तो ये काइंड ऑफ रिमोट वर्क ही है और मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बस यही है कि ये जो मैंने पॉइंट्स हाईलाइट किए ना, इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है पाकिस्तान में। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ज़्यादा टाइम दिया और बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर की। आई होप कि सबने बहुत अच्छा लर्न भी किया होगा और इसको खुद को, जैसे कि आपने स्पेशली लास्ट पॉइंट्स में बताया कि हमें बहुत सारी चीज़ों में खुद को भी ठीक करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट लेवल पे तो है ही, लेकिन उसके अलावा खुद सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ लर्निंग और ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच आपके टाइम का। ओके, अल्लाह थैंक यू, हाफ़िज़। थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज़।